एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये बता दिया है कि यूएस के साथ टैरिफ डील करने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड फॉर द सिंपल रीजन कि अब इन्होंने कहा है कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे जो भी नेशन सप्लाई करेंगे वेपन्स टू ईरान। द कैपिटल क्या है ईरान का? तेहरान। सो तेहरान को अगर कोई भी वेपन्स बेच रहा है इस टाइम पे, इन्होंने इनके साथ एक सीज फायर साइन किया 2 हफ्तों के लिए और उसके अगले दिन ये स्टेटमेंट दे दी। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं जो वेपन्स दे रही हैं ईरान को? सबसे पहले एक बार ये भी जानेंगे और क्या बोला है इसके आगे। इन्होंने वार्न किया है कि सप्लाई मत करो इन्हें वेपन्स आप, नहीं तो जो भी कंट्री सप्लाई करेगी 50% यूएस से रिस्क लग जाएगा उस कंट्री पे। एंड जो कंट्री सप्लाई कर रही है मिलिट्री वेपन्स टू ईरान वो इमीडिएटली टेरिफाइड होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो तो इन्होंने कहा है कोई भी या ऑल गुड्स सोल्स टू द यूएसएफ अमेरिका 50% इफेक्टिव टैरिफ इमीडिएटली लग जाएगा उनके ऊपर और कोई एक्सक्लूजन्स और एग्जेम्पशंस नहीं होंगे। और इन्होंने कहा कि ये टैरिफ एंड सैंक्शंस रिलीफ जो है वो ईरान के साथ यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और ये सेवरल आवर्स हुआ है आफ्टर इन्होंने टेम्परेरी सीजफायर अनाउंस किया था तेहरान के साथ। नो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ट्रम्प ने ये भी कहा कि कोई एनरिचमेंट नहीं होगा ऑफ यूरेनियम बाय ईरान एंड द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू डिग अप एंड रिमूव न्यूक्लियर मटीरियल बरिड बाय यूएस स्ट्राइक्स लास्ट ईयर। तो इनका कहना है कि जो न्यूक्लियर इनका जो चल रहा था प्रोग्राम, इनमें इन्होंने कुछ प्लान्स पे स्ट्राइक किए थे, एयर स्ट्राइक किए थे। अब न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, बरिड है वहाँ पे, तो ये डिगअप करेंगे और रिमूव करेंगे उस न्यूक्लियर मटेरियल को। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये क्लोजली वर्क करेगा विद ईरान, जिसने डिटरमाइन किया है कि इट हैज़ गॉन थ्रू एंड व्हाट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव रेजिम चेंज। तो यहाँ पे कोई एनरिचमेंट नहीं होगा यूरेनियम का एंड यूएस जो होगा ये ईरान के साथ डिग करेगा उस यूरेनियम को, न्यूक्लियर मटेरियल को, जो एयर स्ट्राइक्स में कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं पता कि ये ईरान ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया होगा नहीं कर लिया होगा। बट फिर इन्होंने अगली स्टेटमेंट दी ब्यूटीफुल होर्मुज पर। इन्होंने कहा कि वेंसडे को कि वाशिंगटन कंसिडर कर रहा है एक जॉइंट वेंचर ईरान के साथ कि सिक्योर करे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। एंड इन्होंने कहा वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एज अ जॉइंट वेंचर, और ये होगा एक तरीका सिक्योर करने का इसे, एंड सिक्योरिंग इट फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर पीपल एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये हर चीज़ में बोलते रहते हैं ऐसी चीज़ें। सो वी कैन से दैट अब कौन सी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है जो ईरान को सप्लाई करती है वेपन्स या फिर इस तरीके के पार्ट्स। इट्स आई थिंक रशिया एंड चाइना। सो रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सैंक्शन से क्योंकि वो ट्रेड करता ही नहीं है यूएस के साथ। चाइना को यहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो चाइना हैज़ टू सी, एक तो इनका जीडीपी लगातार नीचे जा रहा है अगर आप देखोगे, राइट, ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रहा है। चाइना भी अपने इकोनॉमी से ग्रैपल कर रहा है, जो स्लो डाउन है उसी से ग्रैपल कर रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर चाइना कि वहाँ पे वो क्या करता है। बट दिस इज़ इट कि 50% का टैरिफ अब नेशंस पे लग सकता है, इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब इंडिया में 4 में से हर एक गाड़ी जो BMW सेल कर रहा है ना, इट्स इलेक्ट्रिक। यस, सो वी हैव सीन अ ट्रेंड। ये ट्रेंड मैं आपके पास लेके आ रहा था कि इलेक्ट्रिक जो है ना, अगर आप फोकस करोगे मिडिल क्लास वालों गाड़ियों पे तो इट्स रियली बैड। मतलब ये मिडिल क्लास को कुछ भी बेचना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे बेस्ट क्या है, फोकस करो एक तो लग्जरी सेगमेंट में, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ 20 लाख से ऊपर के सेगमेंट में फोकस करो, 20 लाख प्लस पे चले जाओ, लग्जरी में नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोग ईवी खरीद ले रहे हैं क्योंकि इनके पास यार ठीक है, जो 20-25 लाख की गाड़ी ले रहा है वो एक्सपेरिमेंट भी कर ले रहा है कि चलो ठीक है ले लेते कोई बात नहीं। जो 20 से कम वाली ले रहा है, 10 लाख की ले रहा है, 8 लाख की ले रहा है, 12 लाख की, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए जो 1 रुपया वो स्पेंड करता है, तो वो ईवी पे अडाप्ट नहीं कर रहा। दूसरा जो मिडिल क्लास ईवी अडाप्ट कर रहा है वो है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ईवी ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी ईवी ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे ईवी ग्रोथ नहीं आ रही है क्योंकि इनको पर रुपी सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो ये नहीं हो पा रहा, बड़ा टफ है। इसलिए आप देखो कि BMW की 4 में से एक गाड़ी ईवी बिक रही है इस टाइम पे। क्या टाटा की बिक पा रही है, महिंद्रा की बिक पा रही है, मारुति की बिक पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहता है पर रुपी जो वो स्पेंड करता है। तो ऑडी जो है यहाँ पे टेम्परली इन्होंने स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना इंडिया में। मर्सिडीज बेंज जो है जस्ट 1 ईवी बेचता है फॉर एवरी 10 कार्स जो वो डिलीवर करता है। लेकिन BMW ग्रुप, इनका कहना है कि 4 में से हर एक गाड़ी जो हम बेच रहे हैं दैट इज़ नाउ इलेक्ट्रिक। यस, अब ये देखो इंडिया का एक ट्रेंड बता रहा है, राइट। अब BMW प्लस मिनी जो है इन्होंने हाईएस्ट एवर Q1 पोस्ट किया है अपना। इतनी बढ़िया सेल्स हो रही है BMW की, 4500 4567 यूनिट्स है, रिप्रेजेंट कर रहा है 17% को, डबल डिजिट ग्रोथ रेट चल रही है यार।
टैक्स का कोई फ़र्क लग्ज़री गाड़ियों पे नहीं पड़ा है, ये भी बता दूँ मैं, जीएसटी कट से कोई लेना-देना नहीं है लग्ज़री सेगमेंट का। एंड वी हैव मेड इलेक्ट्रिक मेनस्ट्रीम, इनका ये कहना है हमने 1185 यूनिट्स बेची है बीएमडब्ल्यू की, एंड मिनी की ईवीज़ की इन Q1 83% ग्रोथ आया है और 70% मार्केट शेयर है इनका लग्ज़री ईवीज़ में। ग्रोथ जो था इट वाज़ लेड बाय 6 ईवीज़, बीएमडब्ल्यू का i7 है, iX है, i5 है, iX1 है, लॉन्ग व्हील बेस है, मिनी कंट्रीमैन ई है एंड कंट्रीमैन सी ऑल 4। तो यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं एंड 6000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं इनके लिए नेशन वाइड। सो दिस इज अ पैटर्न, आपको कंजम्पशन पैटर्न समझ में आ रहा होगा बीएमडब्ल्यू के कंजम्पशन को देख करके, डेटा को देख करके कि इंडिया में आप देखो कि ग्रोथ कितनी अलग तरीके से आती है और जो लगता है कि कंज्यूमर जैसे बिहेव करेगा बहुत अलग है। एक इंडिया में जो अलग अलग कंज्यूमर्स है, लेट्स से अलग अलग स्टार्टअप बना लो 1 2 3 4 का, इनका कंजम्पशन का पैटर्न बहुत अलग है। हर एक को जीतने के लिए बहुत अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो आप चारों को जीतने लायक प्रोडक्ट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो कार मेकर्स जो है अगर आप देखोगे तो इन्होंने 950 यूनिट्स बेचे हैं ऑफ iX1 लॉन्ग व्हील बेस जस्ट Q1 कैलेंडर ईयर 26। सो देखना होगा, इसको क्लोजली ट्रैक करना होगा कि इंडियन कार मेकर्स कौन से हैं ऐसे जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अच्छा पुश कर पाते हैं। लोगों को महिंद्रा से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उन्होंने ईवी में एक तो प्राइस बढ़िया रखा है, ठीक है, 20 लाख के ऊपर रखा है इन्होंने सारा, तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्योंकि ऑलरेडी बहुत अफ्लुएंट लोग हैं जो खरीद रहे हैं, इन्होंने डिज़ाइंस बहुत अच्छी यूनिक डिज़ाइंस बनाई है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही अलग डिज़ाइंस है महिंद्रा की जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उससे, जबकि टाटा वगैरह सफारी को ही वो कर देगा, हैरियर को ईवी कर दिया, पंच को ईवी कर दिया, सेम डिज़ाइन ऑलमोस्ट, राइट। तो एक यूनिकनेस भी दे रहा है, जो आदमी पैसा स्पेंड करना चाहता है वो यूनिकनेस चाहता है, अपने आप को यूनिक दिखाना चाहता है रोड पे। सो ये सारी चीज़ें बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एज देंगी महिंद्रा जैसी कंपनीज को एंड दे कैन रियली गेट अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। Indian IT companies speed up US job cuts as AI takes center stage। इंडिया की कंपनीज ना, IT कंपनीज यूएस में जॉब कट्स कर रही है। यस, इंडियन IT कंपनीज अच्छे खासे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है यूएस में भी, और इंडियन IT फर्म्स ने काफ़ी सारे जॉब कट्स किए हैं यूएस में और ये लगातार बढ़ भी रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि आगे और एक्सेलरेट करेंगे, बढ़ेंगे, और स्पेशली वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो टाइड है टू अ लार्ज $1 billion प्लस डील्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब और ज़्यादा परवेसिव हो गया है। तो ऑन साइट एम्प्लॉयज़ इंक्रीजिंगली हैं एट द फ्रंट ऑफ लाइन इन रिस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे एज डील मेकिंग जो है यहाँ पे स्लो होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे सबसे पहले निकाले जा रहे हैं और सबसे पहले असर भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही देखा जा रहा है। तो क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं अब? क्लाइंट्स कह रहे हैं कि देखो अब एआई आ गया है, आप जो भी काम पहले करते थे, लेट्स से उसके लिए 100 लोग लगते थे पहले, अब ये घट करके कम से कुछ नहीं तो हमें लगता है 50 लोग तो लगने चाहिए। क्यों? तो हम जो पे करेंगे ना वो 50 लोग का पे करेंगे, पहले हम 100 लोग का पे कर रहे थे, क्योंकि अब एआई आ गया है तो एक आदमी आराम से 2 लोगों का काम कर सकता है, बहुत ही आराम से, ठीक है। स्पेसिफिकली वो काम में जो रेपिटेटिव काम है। तो जो एनालिसिस है ऑफ रेगुलेटरी फाइलिंग्स वो दिखाता है कि इंडियन आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स, ठीक है, ये ले ऑफ करेंगी ज़्यादा लोग यूएस में देन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2026 देन 2025। मतलब 2025 में टोटल जितने लोगों को निकाला गया था ना पूरे ईयर में, उससे ज़्यादा सिर्फ 3 महीने में निकाले जाएंगे लोग 2026 के। और ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ यूएस का, ठीक है, जहाँ ऑन साइट काम कर रहे हैं जो लोग। यूएस लॉज के अकॉर्डिंग कंपनीज जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है ना, उन्हें प्रोवाइड करना होता है 60 days नोटिस बिफोर लार्ज ले ऑफ ओवर 50 एम्प्लॉयज़ और क्लोजिंग अप प्लांट लोकेशन अंडर वर्कर एडजस्टमेंट रिस्ट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट, वॉन एक्ट। तो यूएस में 60 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर लार्ज ले ऑफ कर रहे हो और 50 लोग से ज़्यादा है या फिर आप प्लांट को बंद कर रहे हो तो। अब हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज जो है और इन्फोसिस एंड टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, इन्होंने वार्न नोटिस फाइल कर दिए हैं फ्लोरिडा में, टेक्सास में एंड पेंसिल्वेनिया में बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जनपैक्ट सिर्फ एक इंडियन हेरिटेज सर्विसेज कंपनी है जो फाइल कर रही है सच नोटिस इन विस्कॉन्सिन कवरिंग 51 to 100 एम्प्लॉयज इन जनवरी 2025। 2024 में इंडियन आईटी फर्म्स ने फाइल किया 4 वार्न नोटिस। तो ये वार्न नोटिस देने का मतलब ये है कि ये मास ले ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यूएस भी इम्यून नहीं है, एआई की वजह से यूएस में अच्छे खासे जॉब कट्स हो रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एआई से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज होगी कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर ही होने वाला है। अब आपको वॉइस में
कॉल्स आ रही होंगी, राइट? तो इंडियन बीपीओ इंडस्ट्री तो मुझे लगता है जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, इट इज़ गोइंग टू सफ़र, एंड बहुत सारे यहाँ पे हमें ले-ऑफ्स देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ अगले आर्टिकल की, और ये ना टाटा मोटर्स के बारे में। सो टाटा मोटर्स मतलब फोर व्हीलर ऑटो में टाटा मोटर्स की हालत सबसे बेकार रही है, और परफॉर्मेंस भी बड़ा बेकार रहा है। एक तो इनका जो जैगवार लैंड रोवर है, ठीक है, अब जैगवार लैंड रोवर की प्रॉब्लम की जो JLR है ये ग्लोबल है, इसका काम पूरा ग्लोबल होता है। अब जब से टैरिफ्स आए हैं ना ट्रम्प के, तब से इसकी हालत ख़राब है, ठीक है। इसका यूएस काफ़ी बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना इसके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट था। दूसरा, टैरिफ्स ने इसे तंग किया, और तीसरा, आपने शायद डिज़ाइन को लेके कंट्रोवर्सी देखी होगी। इन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाए थे, रीलॉन्च किया था अपने आप को, री इमेजिन किया था, और बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। लोग JLR के बारे में बहुत अनसन चीज़ें लिख रहे थे कि इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ करता था पहले, और अब इतना बेकार है ये। तो डिज़ाइन और जो रीडिज़ाइन इन्होंने पूरा किया ना कहीं ये बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आया इनके इमेज पे। तो टाटा मोटर्स अब स्टेप अप कर रहा है अपने ग्लोबल पुश को आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग FY26। FY26 बढ़िया इससे रहा क्योंकि इनके 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ आई है, ठीक है, इनके ओवरऑल सेल्स में। और अब डीमर्जर हो चुका है इसका, जो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, अब ये डीमर्ज हो गया है, अलग हो गया है। तो सबको पता होगा, मैं बता दूं, लेकिन मर्ज होने का मतलब क्या होता है? मर्ज होने का मतलब जब दो कंपनीज A+B मिल जाती हैं साथ में, ठीक है। मान लो महिंद्रा और Hyundai मिल गई अगर, तो क्या होगा? बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है। जैसे Hyundai छोटी कार्स बेचती है 10 लाख के अंदर बहुत सारे, क्रेटा बिकती है 20 लाख के अंदर, और महिंद्रा के पास इतनी सारी SUV है, तो ये एक कंपनी बन गई। लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स ट्रक भी बनाती है, साथ में क्या बनाती है? कार भी बनाती है। हमारा ये नेक्सॉन भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है। तो कमर्शियल हो गया, एक हो गया पैसेंजर, ये हो गया कमर्शियल व्हीकल, ये हो गया पैसेंजर व्हीकल। तो इसको इन्होंने अलग कर दिया, डीमर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाइन कर रहे हैं अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को ज़्यादा क्लोजली विद ब्रिटिश लग्जरी कार यूनिट जैगवार लैंड रोवर। एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बना रहे हैं ताकि सिनर्जी को अनलॉक किया जाए प्लेटफॉर्म्स में, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अब इन्होंने कंपनी के एनुअल ऑल हैंड्स मीट में कहा, ठीक है, जो मोमेंटम है वो बैक बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही इनकी पैसेंजर व्हीकल्स में, एंड 6,40,000 यूनिट्स इन्होंने बेचा है, विच इज़ अ लॉट। सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं ये डोमेस्टिक मार्केट में इन फिस्कल सेकंड हाफ। नेक्सॉन और पंच अभी भी एंकर कर रहे हैं ग्रोथ को, सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं, और क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स भी 2.5 लाख यूनिट्स हो चुकी है इनकी। ऑल्दो कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ चुका है। टाटा मोटर्स के पास एक टाइम पे मोनोपोली था, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो है इसने रिपोर्ट किया है सेल्स ऑफ अबाउट 4,30,000 यूनिट्स, 14%, और ये आउटपोस्ट पेस कर रहा है इंडस्ट्री की ग्रोथ को। तो कंपनी ने एक्सपैंड किया अपने पोर्टफोलियो को विद 17 न्यू ट्रक्स एंड टिपर्स, और लॉन्च किया है एस प्रो मिनी ट्रक, जिससे डिलीवर किया है इन्होंने 3600 इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है। तो हाईलाइट कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कि ये ट्रक मेकर इवेको को भी, इटालियन ट्रक मेकर को भी एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे टाटा मोटर्स की जो ग्लोबल फुटप्रिंट है कमर्शियल व्हीकल्स में वो और आगे जाएगी। सो जीरो एमिशन मोबिलिटी पे इनका फोकस है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज पे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स पे फोकस करना चाहते हैं, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में। सो वी रियली हैव टू सी कि टाटा मोटर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली वो ला पाता है नहीं, जो एक्शन जो इसने प्रॉमिस किया था जैगवार लैंड रोवर हमेशा इसके लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, तो क्या अभी वो एसेट बन पाएगा? वी डोंट नो, बट वी रियली हैव टू सी। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 25% कट करेंगे एयरपोर्ट चार्जेस में। अब एयरपोर्ट चार्जेस में कट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यार एयरलाइंस की तो हालत बड़ी ख़राब है इंडिया में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया कि 25% कट होगा एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, और 3 महीने के लिए होगा ये। और इससे क्या होगा? इससे मदद मिलेगी, करीब 400 करोड़ सेव कर पाएंगे ये ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। तो एयरलाइंस अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये मदद सरकार को एयरलाइंस की करनी पड़ेगी, और ये इम्प्लीमेंटेड है इमीडिएटली, ठीक है। अब एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडजस्ट करेगा कोई भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस बाय एयरपोर्ट्स इन फ्यूचर टैरिफ साइकिल। तो एरा यहाँ पे एयरपोर्ट्स की मदद करेगा, क्योंकि इसकी वजह से एयरपोर्ट का भी तो नुकसान है 400 करोड़ का, राइट। तो उसकी फिल इन कौन करेगा? एरा करेगा, और बाकी एरा ही सेट करता है एयरपोर्ट के टैरिफ को, जो इंक्लूड करता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस फॉर 5 ईयर पीरियड, जिससे हम कहते हैं कंट्रोल पीरियड। तो एक बार ये सेट हो गया ना, तो एयरटेल ऑपरेटर वो कलेक्ट कर सकता है ये सारे फिक्स टैरिफ सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स से, और ऐसे ही एयरपोर्ट कमाता है। एयरपोर्ट का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल रहता है यूजुअली। अगर आप देखोगे तो एयरलाइंस
कि कंपनीज डूबती हैं, एयरपोर्ट वहीं का वही रहता है, क्योंकि एयरपोर्ट का काम है टोल कलेक्ट करना एक तरीके से बड़े आराम से। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स ना बहुत पैसा कमा चुके हैं, किसकी वजह से? एयरपोर्ट की वजह से। याद रखना, इट्स लाइक टोल। आप सड़क बना दी, आप टोल कलेक्ट कर रहे हैं आराम से, आपका कुछ काम नहीं है, डेली ऑपरेशन चल रहा है, आपके पास डिविडेंड इनकम आ रहा है। सो इट्स लाइक दैट। अब मोगा का जो स्टेटमेंट आया है वेंसडे को, इसका मतलब कि कोई भी अंडर रिकवरी है वो रिकवर की जाएगी नेक्स्ट कंट्रोल पीरियड में, इंस्टेड ऑफ बीइंग पास्ड ऑन इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब एयरलाइंस को क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है ना, ये काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, रुपया डिप्रिशिएट हो गया, तो और ज़्यादा डॉलर डिनोमिनेटेड इनके एक्सपेंसेस ना डॉलर्स में होता है, जैसे लीजिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, क्लोजर ऑफ साइजेबल पार्ट्स यहाँ पे हुए हैं गल्फ एयरस्पेस में, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो रूट्स और लंबे हो गए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इनका। और अगर इतना ज़्यादा ये बढ़ा देंगे ना टिकट के प्राइसेस को, तो कोई जाएगा ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करेगा। तो सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन है टू प्रोवाइड रिलीफ टू एयरलाइंस ग्रैपलिंग विद इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। अभी ऑर्डर अप्लाई करता है सारे मेजर एयरपोर्ट्स को। सो दिस इज इट। ये डिसीजन मुझे लगता है इंडिगो को काफ़ी राहत देगा, विच इज़ अ लिस्टेड एयरलाइन कंपनी, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये व्हेन इट कम्स टू एयरलाइंस। अब एडिटोरियल पे आता है। अब एडिटोरियल का टाइटल है वेट एंड वॉच, और ये है डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया विल बी क्रिटिकल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थिंक सबने देखी होगी, कल नहीं देखी होगी तो आई कवर इट यहाँ पे। एंड 6 नंबर आरबीआई एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, इन्होंने पहली मीटिंग में इस फाइनेंशियल ईयर एक जुडिशियस कॉल लिया वेंसडे को, और कहा कि वी विल कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड। हम लोग रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। रेपो रेट इज व्हाट? रेपो रेट इज लेंडिंग रेट। ये क्या है? लेंडिंग रेट, ऐसा समझ लो। जिस रेट पे आप लोन ले रहे हो ना, ईएमआईज भर रहे हो, वो रेपो रेट से चेंज हो जाते हैं। तो गिवन द अनसर्टेनिटी जो आ रही है क्राइसिस इन वेस्ट एशिया से, इंटेंसिटी इसकी कम हो चुकी है, अब सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कि ठीक है हम लोग और क्लैरिटी का वेट करेंगे बिफोर एडजस्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। हम तुरंत डिसीजन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा क्राइसिस हमारे लिए नहीं आ गया इस टाइम पे। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि बहुत सारे दूसरे कंसर्न भी हैं, जैसे कि कमोडिटी प्राइजेस बढ़े हैं, पर्टिकुलरली जैसे क्रूड ऑयल और गैस $100 पे चल रहा है क्रूड ऑयल, राइट, इतना बढ़ गया। तो इससे इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा सकता है अगले कुछ महीनों में। रिटेल इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे वॉर से पहले वो बहुत ही कम था, हमारे टारगेट से भी कम था, और उसे पॉलिसी कंफर्ट काफ़ी मिल चुका था। अगर आप जनवरी फरवरी की बात करोगे तो 2.7% और 3.2% था। तो इट विल बी वर्थ वॉचिंग कि 2 हफ्ते जो सीज फायर है यूएस और इजराइल के बीच में, कि कैसा ये होल्ड करता है सबसे पहले तो, एंड क्या इससे ड्यूरेबल सोल्यूशन निकलता है क्राइसिस का। क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें देखना होगा कि किस एक्सटेंट तक स्टेट ऑफ होर्मुज यहाँ पे रिस्टोर होगा, ऑयल सप्लाई आएगी या नहीं, ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगे। तो बेसिकली पता क्या बोल रहा है ये, इतने सारे शब्दों में बोला ही जा रहा है दैट वी विल कीप ट्रैक ऑफ ऑयल प्राइजेस बिकॉज इट इज़ ऑल दैट मैटर्स। हमारे लिए ऑयल प्राइजेस ही मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा, ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट एनर्जी प्राइजेस पे वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। सो वी डोंट केयर, राइट। कभी किसी रशिया यूक्रेन की न्यूज़ से आपने देखा है स्टॉक मार्केट में अब चेंज आते हुए पिछले कुछ सालों में? नहीं, पहले रिएक्ट करता था मार्केट। तो आरबीआई ने प्रपोज किया है ग्रोथ रेट 6.9% का होगा, एंड सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स जो है रेसो के, वो उन्होंने एस्टिमेट किया था रियल ग्रोथ होगा 7.6% का। दस एक्सपेक्टेड है कि हम कंपैरेटिवली स्लो रहेंगे क्योंकि एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो ये रीज़न है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर फोरकास्टर ने प्रोजेक्ट किया है मानसून बिलो नॉर्मल रहने वाला है। याद रखना आप, मानसून बिलो नॉर्मल एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को इम्पैक्ट करेगा 100%। इन्फ्लेशन आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है एवरेज करेगा 4.6%। हाईएस्ट क्वार्टरली रेट रहेगा 5.2% का, अक्टूबर दिसंबर का रहा था हमारा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल का एवरेज क्या जाता है, ठीक है। सो कितना इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल डिटरमाइन करेगा कि अगर आपके पास लोन है तो वो लोन की ईएमआई बढ़ेंगी या घटेंगी, सबसे पहले तो, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। इंडिया में ओवरऑल कंजम्पशन क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, वो क्या डिसाइड करेगा? क्रूड ऑयल डिटरमाइन करेगा। और उसी से अर्निंग्स, अगर आप देखोगे कितना मार्जिन बन रहा है कंपनीज का, वो भी डिटरमाइन होगा। तो क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, एंड आगे कई दशकों तक, डेकेड्स तक रहने वाला है, आप मान के चलो। गवर्नमेंट रेजेस नॉन यूरिया सब्सिडी बाई 10 to 21% क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब मैं बता दूं, यूएस वगैरह में अगर आप देखोगे ना तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के प्राइस 4 गुना बढ़ चुके हैं। यस, और इंडिया में गवर्नमेंट इसे हेविली सब्सिडाइज करती है।
फर्टिलाइज़र प्राइसेस अगर आप देखोगे तो वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस है उसकी वजह से लगातार बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कह दिया है कि 10 से 21% का हम लोग हाइक कर रहे हैं सब्सिडी रेट को फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर फॉर खरीफ 2026 अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजिम। तो ओवरऑल बेसिस पे इसका खर्चा आएगा करीब 41,534 करोड़ का। यस, 41,534 करोड़ का खर्चा है हमारे लिए, और अप्रूवल आया 41,500 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी का। ये एक प्रूडेंट और टाइमली मेजर है कि हम इसका इम्पैक्ट ना आने दे प्राइस वॉलेटिलिटी का हमारे फूड ग्रेन्स पर स्पेसिफिकली। तो फूड बहुत एसेंशियल है किसी भी कंट्री के लिए, और उसको उगाने के लिए चाहिए एनर्जी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, केमिकल यूज़ कर रहे हो, इसमें लगता क्या है, इसमें लगता है क्रूड, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें लगती है बहुत सारी एनर्जी, और एनर्जी में हम लोग गैस काफ़ी यूज़ करते हैं, राइट, हम लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, और यही रीज़न है कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड महंगे रहेंगे। अब मॉनसून भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक रहने वाला है, तो अगर मॉनसून भी वीक रहता है देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि आप ये देखो कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन्स का आउटपुट है इंडिया में वो डिक्लाइन होगा, रूरल एरियाज में कमाई कम होगी। रूरल एरियाज अगर ग्रो नहीं करेंगे तो इंडिया भी ग्रो नहीं करने वाला, वी ऑल नो दैट। तो जो हाइक है एज पर सम एक्सपर्ट्स, इट कुड मीन दैट अनलेस ग्लोबल प्राइसेस जो है ना फिनिश प्रोडक्ट्स के, जैसे कि डायमोनियम फोस्फेट और दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, अगर ये नीचे नहीं आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड इंडिया का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ये ओवरशूट कर सकता है हमारे बजट को। सो दिस इज अ चेन रिएक्शन। भाई चेन रिएक्शन हो जाता है। अब देखो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्रूड इम्पैक्ट हो रहा है, नेचुरल गैस हो रहा है, इससे हमारे फर्टिलाइजर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, मॉनसून उल्टा और वीक हो रहा है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव है किसके लिए, हमारे ओवरऑल आउटपुट के लिए, किस फूड ग्रेन्स आउटपुट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। सो इट्स ट्रिकी, चीज़ें कैसे कॉम्प्लिकेट होती है, और गवर्नमेंट को इसलिए ये मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम बन जाता है, अलग अलग सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब गल्फ रीजन अकाउंट करता है 20 से 30% ऑफ इंडियाज यूरियाज रिक्वायरमेंट और 30% ऑफ डैप इम्पोर्ट्स, और सप्लाई करता है नियरली 50% ऑफ कंट्रीज LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स, जो की फीड स्टॉक है हमारे यूरिया प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया के लिए चैलेंज रहने वाला है कि हम कैसे मैनेज करते हैं। 54,000 करोड़ का बजट रखा था हमने नॉन यूरियाज फर्टिलाइजर्स के लिए, जिसमें से टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी एलोकेशन हुआ है 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ का, नियरली 10% लोअर है ये। सो बहुत ही डिफरेंट जगह पे इसके इम्पैक्ट आ रहा है, एंड वी रियली हैव टू सी कि क्या होता है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर्स एंड मॉनसून। अब एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज मॉनसून। सो मॉनसून यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट करेगा मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे रूरल स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ट्रैक करता है मॉनसून को, क्योंकि रूरल जो टू व्हीलर डिमांड होती है, रूरल एरियाज में टू व्हीलर्स बहुत बिकता है, ये बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है कि इस बार कैसे फूड ग्रेन्स होगा, कैसा आउटपुट होगा। दूसरा FMCG कंपनीज, मैं बता दूं FMCG कंपनीज तो देख रही हैं कि अर्बन एरियाज में डिमांड ग्रोथ नहीं है बहुत ज़्यादा, रूरल के ग्रोथ पे ही चल रही है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है किस पे, कि इस बार मानसून कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी अगर आपके पोर्टफोलियोज भी हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स को। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कितनी डिपेंडेंसी है हमारी, और ये चीज़ कितनी ग्लोबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस फ्लोज फ्रॉम गल्फ। ऑयल एंड गैस फ्लोज अगर अभी इस टाइम पे रीओपन भी हो जाएगा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो हमें महीनों लगने वाले हैं हमारे आउटपुट को दोबारा, उनके आउटपुट हमारे तक वापस नॉर्मली पहुंचे। सो इट इज़ फर्स्ट स्टेप जो अभी सीज फायर हुआ कि हाँ ठीक है ये हो गया, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट है, क्योंकि डजन्स ऑफ रिफाइनरीज और स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑयल एंड गैस फील्ड्स अगर आप देखोगे एटलीस्ट 9 कंट्रीज में फ्रॉम ईरान टू UAE एंड बियॉन्ड ये टारगेट हुए हैं इन एयर स्ट्राइक्स। एंड अगर आप देखोगे तो 10% या मोर ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जो है वो टर्न ऑफ हो चुका है। तो इनको रीस्टार्ट करने में ना कि सिर्फ सेफ पैसेज चाहिए होगा हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, लेकिन इंस्पेक्टिंग पम्प्स, बिस्पोक प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को रिप्लेस करना होगा, रिकॉल करना होगा एम्प्लॉयज़ को, शिप्स जो स्कैटर्ड हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड इट्स नॉट अ केस कि आप बस एक चुटकी बजाओ और सारी चीज़ें वापस वैसे चलने लगेंगी। सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। जो टाइमलाइन है ना फॉर ब्रिंगिंग गल्फ एनर्जी सिस्टम बैक टू सम semblance ऑफ नॉर्मल, ये बहुत हाईली अनसर्टन है। वॉर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रुका है, एंड
जो ओवरऑल हमें रीस्टार्ट करना होगा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है कुवैत में, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हैं ईरान में, तो बहुत डैमेज हो चुका है रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत कम इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो एक बार कंपनीज रीगेन कर लेंगे ना कॉन्फिडेंस कि उनका जो शिप है वो ट्रांजिट कर सकता है नैरो वाटरवे को, जो रन करता है बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस तो शुरू हो जाएगा, वो है शिपिंग आउट द ऑयल और दूसरे फ्यूल्स जो कंट्रीज वहां से शिप करती थी और जो उन्होंने स्टॉक पाइल कर रखा था सुएज टैंक्स में। अब एज लॉन्ग एज हॉस्टिलिटीज डू नॉट रिज्यूम, दोबारा से अगर लड़ाई शुरू नहीं होती है, तो कुछ वेल्स जो है वो दे विल स्टार्ट टू फ्लो अगेन विद इन वीक्स और डेज, इंडस्ट्री के एनालिस्ट का ये कहना है। लेकिन पूरी रिकवरी मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस है, उन्होंने क्वेश्चन किया, एंड इट मे टेक ईयर्स टू रिपेयर जो एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है इनकी रिफाइनरीज में, स्टोरेज में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस में भी रिसेंटली $4 अ गैलन हो गया था ऑयल, और यहाँ पे अनलाइकली है कि रिटर्न करेगा टू द प्री वॉर लेवल्स एनी टाइम सून। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब एलिवेटेड रहने वाले हैं, एंड कंट्रीज आर यूजिंग अप स्टोर्स ऑफ एनर्जी दे हैड बिफोर द वॉर। तो the longer the war drags on, stickier those high prices are likely to be. तो shuttering of oil wells has other consequences. So we really have to see कि crude oil कितनी जल्दी नीचे आता है, because इंडिया कितना 90% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और हमारा ओवरऑल रुपए पे जो पूरा प्रेशर होता है ना, ये बिल आता है हमारे ऑयल का, उसके चक्कर में होता है। तो आप याद रखना, ये अगर इतना ज़्यादा 90% ऑयल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है $90 पे भी या $80 पे भी, इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। जो हम पहले एंजॉय कर रहे थे $60 पे, वो अगर हमें नहीं मिलेगा अभी और इससे 50% ऊपर हम पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहने वाला है। हमारे जो मार्जिन्स है ना निफ्टी 50 कंपनी के, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कंप्रेस होते रहेंगे, मतलब कि मार्जिन्स वो नहीं रहेंगे जो पिछले साल हमें देखने को मिल रहे थे, स्पेसिफिकली जब क्रूड ऑयल बिल्कुल 60 और 50 के पास जाने वाला था, ऐसा लग रहा था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, एंड बट इस प्रॉब्लम के साथ हमने काफ़ी बार इसको टैकल किया है, एंड वी हैव टू लर्न टू टैकल इट। अब बात करता हूँ फार्मा मार्केट की। फार्मा मार्केट ग्रोथ 5 क्वार्टर के हाई पे चल रहा है Q4 में। सारी इंडस्ट्रीज इंपैक्टेड है इस टाइम पे जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फार्मा हाई पे चल रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो इंडिया का जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना, ये इसने क्लोज किया है मार्च क्वार्टर को FY26 के ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग। यहाँ पे ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है, अर्ली इंडिकेशंस है वॉल्यूम रिकवरी के। सो वॉल्यूम रिकवरी इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एक तो रेवेन्यू बढ़ जाता है क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिए, आपने उतने ही दवाइयाँ बेची, लेकिन इस बार आपने दवाइयाँ ज़्यादा बेची हैं, देन दिस इज द रियल ग्रोथ दैट इन्वेस्टर्स लुक फॉर। सो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है, इन्होंने वैल्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया 10.5% का, एंड हाईएस्ट सीन इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स। प्राइसिंग प्राइमरी ड्राइवर है, वॉल्यूम ग्रोथ जो है यहाँ पे नोटेबल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, राइजिंग टू 1.7%। प्राइस ग्रोथ स्टडी है रफली 5.4 to 5.5%। टेकन टुगेदर जो डेटा पॉइंट्स हैं टू अ ब्रॉडर बेस्ड रिकवरी, एंड ये स्क्यूड है टॉवर्ड वैल्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे प्योर कंजम्पशन ग्रोथ नहीं, जबकि हमें प्राइस ग्रोथ देखने को मिली ओवरऑल बेसिस पे इससे पहले। तो मंथली ट्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है रादर देन वॉलेटिलिटी, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर द सेक्टर। एंड ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो डिमांड काफ़ी रेजिलेंट है अक्रॉस थेरेपी एरियाज विदाउट एनी शार्प स्पाइक्स और वन ऑफ ड्राइवर्स। तो एनालिसिस ऑफ थेरेपी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जैसे कि जो क्रोनिक और स्पेशलिटी सेगमेंट है, ये एंकर कर रहे हैं ग्रोथ को, ये लीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो क्रोनिक और स्पेशलिटी ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। थेरेपीज जैसे कि कार्डियक 14% ग्रोथ है, एंटी डायबिटिक 15% ग्रोथ, यूरोलॉजी 15% ग्रोथ लेड द मार्केट, और रेस्पिरेटरी 9.7%। रेस्पिरेटरी में स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो फेसिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सो अगर आप देखो तो इंडिया में ओवरऑल जो क्लाइमेट है कहीं ना कहीं और आप कह सकते हो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स, ये काफ़ी कुछ इसका डेटा आपको पता चल सकता है फार्मा कंपनीज के ओवरऑल ग्रोथ से, कि देखो क्या क्या ग्रोथ यहाँ पे आ रही है 15%। सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। इससे पता लग रहा है दैट पीपल हाउ आर दे आर ग्रैपलिंग विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फेब्रुअरी जो है, इन्होंने फेब्रुअरी में सिंपल हमें यही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला। कार्डियक 14.8%, एंटी डायबिटिक 15.5%, थेरेपीज मेंटेनिंग मोमेंटम, एंड ये अपटिक आया है वैक्सीन्स में 30.1%।
कितना ग्रोथ कहाँ से आ गया भाई। और स्टडी ग्रोथ आया है न्यूरोलॉजी में 11.5%, डर्मेटोलॉजी में 10.9%। एंड अगर आप पैटर्न हेल्थ देखोगे विद कार्डियक एंटी डायबिटिक थेरेपीज जो है वो हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ रेट दे रहे हैं हमें। तो डायनामिक्स चेंज हो रही है ऑफ द IPM इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फ्रॉम स्टेबल सीजनल डिमांड ड्रिवन एक्यूट थेरेपीज टू लाइफस्टाइल ड्रिवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर मोर क्रॉनिक सब क्रॉनिक इन नेचर। तो लोग अलग चीज़ों पे अब यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग पहले क्या था, सीजनल डिमांड रहता था चीज़ों का, लेकिन अब लाइफस्टाइल ड्रिवन है ये एंड पीपल आर स्पेंडिंग। सो टेस्ला इंडिया में आई बट वी डिड नॉट सी एनी मैजिक। जैसा लगा था कि इंडिया में तो भाई टेस्ला आएगी एंड इट्स वेरी पॉपुलर तो कुछ बहुत अच्छा करेगी। तो इंडियन इलेक्ट्रिक कार पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो है ये 2 लाख यूनिट्स ऑलमोस्ट बेची है FY26 में एंड 4.2% है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट का। जो टोटल गाड़ियाँ बिकी है उसका 4% बिकी है कौन सी, EV। तो मार्केट पेनिट्रेशन तो हमारा ज़्यादा नहीं है EV का, ये हमें समझ में आता है, लेकिन ये अब है 83%, पहले से तो बहुत ज़्यादा है। अब विद द ग्रोइंग मार्केट अगर आप देखोगे नए एंट्रेंट्स आए हैं, वियतनाम की कंपनी आई है विनफास्ट, चाइना की BYD भी आ चुकी है और मैंने तो कई बार देख लिया BYD को, लेकिन टेस्ला आज तक मैंने नहीं देखी सड़क पे। तो this is despite all of them facing similar completely built unit import constraints and geopolitical headwinds। टेस्ला ने एंट्री ली थी इंडिया में जुलाई 2025 में, ठीक है। डिलीवरीज आई मेरे पास सितंबर में और 342 गाड़ियां 2026 में बेची हैं, मतलब सिर्फ 0.17% शेयर है इनका EV मार्केट में। विनफास्ट ने भी उसी टाइम के अराउंड सेल्स शुरू किया अपना और इन्होंने ऑलमोस्ट 2400 यूनिट्स 7 गुना ज़्यादा टेस्ला से गाड़ियां बेच दी और 1.2% EV मार्केट कैप्चर कर लिया 12 महीने में। कंपनी ने ट्रैक्शन गेन किया बाई प्राइसिंग इट्स VF-E34 एंड VF7 मॉडल्स को 25 से 35 लाख की रेंज में रखा और अंडरकट कर दिया टेस्ला को जो 60 से 67 लाख 67 लाख के बीच में आता है जो मॉडल बाई है बाय अराउंड 50%। तो विनफास्ट ने अनाउंस किया तमिलनाडु प्लांट 1,20,000 यूनिट इन्होंने बोला एनुअल कैपेसिटी रहेगी और हम लोकलाइजेशन भी बढ़ाएंगे। तो वियतनाम की कंपनी इतना अच्छा कर रही है इंडिया में आके, आप देख रहे हो। एंड BYD ने 5,361 यूनिट्स क्लॉक कर लिए हैं, 54% अप है ये। लोगों को शौक तो है भाई BYD का इंडिया में, मैंने देख लिया एंड 15 टाइम्स है टेस्ला की टैली से एंड लोग टेस्ला से ज़्यादा BYD को कूल मान रहे हैं यहाँ पे। जो एक्सपेंशन है इट हैज़ ऑल्सो बीन कंस्ट्रेन्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है यहाँ पे, जैसे कि $1 बिलियन का जो जॉइंट वेंचर था वो प्रपोज हुआ था बट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। तो BYD ने लेवरेज किया है ब्रॉडर पोर्टफोलियो जैसे Atto 3, E-Max 7 जो प्राइस है 25 से 35 लाख एंड यहाँ पे रैपिड सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन है और ये सेमी नॉकडाउन असेंबली भी यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो स्मॉल चेन्नई फैसिलिटी इनकी 10,000 से 15,000 यूनिट कैपेसिटी की और फुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो अभी होल्ड पे हैं। तो टेस्ला की जो रिलेटिवली म्यूटेड परफॉर्मेंस है वो लिंक्ड है टू इट्स लिमिटेड रिटेल फुटप्रिंट। कंपनी करंटली ऑपरेट करती है 2 शोरूम्स दिल्ली में एंड मुंबई में, कंपेयर टू अराउंड 35 to 39 outlets for BYD and 34 to 35 for VinFast across more than 30 cities। अनुराग सिंह है प्राइमस पार्टनर्स के, उन्होंने कहा बिजनेस स्टैंडर्ड की टेस्ला का अप्रोच है ना इंडिया में इट अपीयर्स टेंटेटिव, मतलब कि कार्स जो है वो इम्पोर्ट हो रही है और बहुत एक्सपेंसिव है और कंपनी स्टिल लैक करती है एक फुल कस्टमर इकोसिस्टम जैसे कि डीलरशिप, सर्विस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और टेस्ला ना एक्सपेरिमेंट कर रही है रादर देन कमिटिंग। तो इन्होंने ऐड किया कि ओवर द लॉन्ग टर्म ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन ऑटो मेकर्स जो है उनके पास एज होगा ओवर EV स्टार्टअप्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल ना कॉम्प्लेक्स है। और जैसे कि आप ओला और TVS और बजाज का देखो, ओला मोनोपोली था एक टाइम पे इंडिया में, TVS बजाज कितना लेट आया और हीरो, और इन्होंने आते ही उसको हटा दिया नंबर 1 पोजीशन से और खुद ले लिया, क्योंकि इनके हर शहर में ऑलरेडी मल्टीपल शोरूम्स हैं। कितने छोटे शहर में चले जाओ TVS के शोरूम दिख जाएंगे हीरो के। अब इतना बढ़िया इनका नेटवर्क है सर्विस का, तो इन्हें एक नई स्कूटी लॉन्च करना ना EV, बस स्कूटी बनानी है, नेटवर्क वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है, ब्रांड सब कुछ है, लेकिन वही ओला की हालत खराब हो गई क्योंकि स्कूटी बनाना आसान है लेकिन ओवरऑल जो पूरा कस्टमर इकोसिस्टम है ना वो सेटअप करने में डेकेड्स लगे हैं इन कंपनीज को, तपस्या लगी है वहाँ पे और पेशेंस से होता है वो, ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिया आपने। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस था इन बड़ी कंपनीज का वही काम आया EV में, और ऐसे लोगों को लग रहा है 4 व्हीलर में भी होगा। तो इट टेक्स एन एलॉन मस्क टू डू टेस्ला, और ही सेड पॉइंटिंग आउट दैट ज़्यादातर EV स्टार्टअप्स ग्लोबली है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू सस्टेन देमसेल्व्स। इवन चाइना भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट बैकिंग बहुत ही ज़्यादा है, और इनका भी कहना है कि इट इज़ ईजियर फॉर आइस प्लेयर्स टू गेट इनटू EVs, लेकिन EV स्टार्ट करना स्क्रैच से इज़ मोर डिफिकल्ट। तो पुराने जो एज गाड़ियाँ हैं, गाड़ी वाली कंपनी है वो EV में आए तो दे विल डू अ लॉट बेटर।
यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल एस जून 2012 में। फर्स्ट फुल प्रोडक्शन व्हीकल था और 2650 यूनिट्स बेचे थे डेब्यू ईयर में। और कंपनी के ऊपर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी था ऑफकोर्स, क्योंकि प्रोडक्शन इन्होंने लोकल किया था फ्रेमन फैक्ट्री कैलिफोर्निया में, जहाँ पे इन्होंने जिसे इन्होंने एक्वायर किया था 2010 में। अब टेस्ला ने यूरोप एंटर किया 2013 में, मॉडल एस लेकर आए वहाँ पे भी, और वहाँ पे नॉर्वे, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड बहुत मतलब चल रहे थे। 5000 यूनिट्स बेची पहले साल में, ऑल्दो 10% यूरोपियन यूनियन टैरिफ भी था इम्पोर्ट्स पे। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग तब आया 10 साल बाद, जहाँ पे गीगा बर्लिन आया कमेंसिंग प्रोडक्शन मार्च 2022। कैपेसिटी थी 2.5 लाख यूनिट्स की, और 5 लाख यूनिट्स तक एनुअली ये बढ़ाया इन्होंने। चाइना में बहुत चले, इनिशियली 2014 में आए, अप्रैल में 250 यूनिट्स बेची, और 95 to 100% इम्पोर्ट ड्यूटी था इनके ऊपर, जिसकी वजह से इन्वेंट्री ओवरहैंग हो गया 2300 अनसोल्ड व्हीकल्स का। टेस्ला ने एड्रेस किया, गीगा शंघाई बनाया और स्टार्ट किया प्रोडक्शन। 5 साल में स्केल किया 1.5 लाख यूनिट से एनुअली टू ओवर 10 लाख यूनिट बाय 2025। तो चाइना सबसे बड़ा मार्केट बन गया। 6.5 लाख यूनिट्स बेचे इन्होंने 2024 में, ठीक है ना। तो 263 फोल्ड इंक्रीज आया फर्स्ट ईयर से। तो इंडिया जो टेस्ला का सबसे वीकेस्ट फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस है पूरी दुनिया में, एंड वी हैव टू सी कि इंडिया को टेस्ला कैप्चर कर पाता है या नहीं। अब मार्केट शेयर में टाटा मोटर अभी भी नंबर 1 पे है, क्योंकि सस्ती गाड़ियां भी बनाता है। टाटा मोटर एक है जो सबसे सस्ती गाड़ियां बनाता है। उसके बाद आता है JSW जो टाटा को टक्कर देना चाहता है इस रेंज में। महिंद्रा बहुत डिफरेंट गाड़ियां बेच रहा है, बहुत महंगी, 21% मार्केट शेयर है। सो इट्स रियली नाइस, मतलब ये इतने यूनिट्स बेच करके इतना रेवेन्यू निकाल रहा होगा, इतना प्रॉफिट निकाल रहा होगा, जितना JSW इससे काफ़ी ज़्यादा बेच करके नहीं निकाल पा रहा होगा। BYD बहुत छोटा शेयर है, विनफास्ट, एंड देन लास्ट में आता है टेस्ला। RBI ने मेंटेन किया है अपने पॉलिसी में स्टेटस क्वो। ये दिख रहा है हमें, हम FY27 में ग्रोथ है 6.9% विद डाउनसाइड रिस्क। तो RBI की मीटिंग थी, एंड आज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 2 वीक सीज फायर हुआ, उसके बाद मीटिंग शुरू हुई, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। इन्होंने अनाउंस किया कि जो की पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहेगा 5.2% पे। तो हमारे लोन थैंक्स टू RBI ना तो महंगे होने वाले हैं, ना ही अभी सस्ते होने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। जो सीज फायर है वो से अकाउंट में लिया गया है इस टाइम पे डिसीजन में, और जो पूरा इम्प्लीकेशन है ओवरऑल विल कम टू नो कि क्या होता है। लेकिन अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ, ये सीज फायर टिकने वाला है। हालांकि ईरान ने फिर अटैक कर दिया, आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा था लेबनान पे। तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अभी भी है, RBI को पता है ये, एंड एनर्जी प्राइसेस का प्रेशर रहेगा और RBI को वो मैनेज करना होगा। सो वी रियली हैव टू सी। RBI खुद कह रहा है कि यहाँ पे एनर्जी और फूड आइटम्स के प्राइस वॉलेटाइल रहने वाला है। तो इस साल एनर्जी और फूड ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहने वाली है, जिसे RBI और गवर्नमेंट मैनेज करेगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 4.6% आएगा, एंड कोर इन्फ्लेशन भी जो है यहाँ पे एस्टिमेटेड है 4.4% रहने वाला है। तो ओवरऑल 2 चीज़ पे ही बात हुई, एनर्जी और फूड, जिस पे RBI की नज़र रहेगी। अगर ये एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ता है, देन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं रेट इंक्रीजेस भी करने पड़ सकते हैं। और अगर ये कंट्रोल रहता है, देन हम विल सी अ पॉज, रेट कट्स देखने मिलेंगे या नहीं, वी डोंट रियली नो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ drop comments and give me a feedback if you want any kind of improvements. Thank you so much.